विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी साहित्य के व्याकरण के बिंदु हम अनवरत रूप से पिछले कुछ वीडियो से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और इस वीडियो में भी हम काव्य या कविता के दोषों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी जब हमने काव्य गुण पढ़ाए थे कि जिस प्रकार से काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले या उसके अर्थ को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। उसी प्रकार से कविता के मुख्यार्थ में कुछ बाधा पहुंचाने वाले तत्व भी होते हैं और उन तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था काव्य दोषों के बारे में, हमारे यहाँ के जो व्याकरणाचार्य हैं जिन्होंने इसके बारे में समालोचनाएं लिखी हैं, शोध किया है, उन्होंने किसी ने इनकी संख्या को 21 माना है, किसी ने 17 माना है, किसी ने 15 माना है, किसी ने 12 माना है, किसी ने 10 माना है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो व्याकरण है और उनका जो की समालोचना है उसी को हमारे यहाँ पर ज़्यादा मान्यता दी गई है और उसी के आधार पर हम 12 काव्य दोषों के बारे में यहाँ बारी बारी से एक एक कर जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले काव्य दोषों के बारे में कुछ जानकारियाँ देना अति आवश्यक है और वो जानकारियाँ हम आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए कि जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति शरीर से पंगु हो जाए अर्थात लंगड़ा हो जाए, आँख से काना हो जाए, कानों से बधिर हो जाए तो उसके शरीर की शोभा घट जाती है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी काव्य या कविता में, किसी भी रचना में जब काव्यगत दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है अर्थात उसकी सुंदरता में वो बाधा उत्पन्न करने लग जाता है। तो इस आधार पर जो काव्य में प्रयुक्त शब्द हैं काव्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य गठन, काव्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य गठन, अर्थ तथा रस रस आदि का समुचित विन्यास न होने से काव्य में दोष उत्पन्न हो जाता है। इस आधार पर
काव्य दोष, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है शब्द दोष, दूसरा है अर्थ दोष और तीसरा है रस दोष। तो इस आधार पर काव्य दोष कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के हुए। कौन कौन से? पहला हुआ शब्द दोष, दूसरा हुआ अर्थ दोष और तीसरा हुआ रस दोष। तो देखिए, यूं तो जो हमारे आचार्य हैं, उन आचार्यों ने जो शब्द दोष हैं, इन शब्द दोषों की ही संख्या 16 मानी है। कितनी मानी है? 16 मानी है। जो शब्द दोष हैं, इन शब्द दोषों की ही संख्या 16 मानी है। और इसी प्रकार से जो अर्थ दोष हैं, इनकी संख्या 23 मानी है। कितनी मानी है? 23 मानी है। तो इस आधार पर अगर हम चलते हैं तो 39 तो ये हो जाते हैं, उसके अलावा रस दोष और हैं। तो इतने सारे दोषों को हम पढ़ नहीं सकते, याद नहीं रख सकते। तो मुख्य जो दोष हैं, उन दोषों को निकाला गया है और मुख्य उन दोषों को निकाल करके और एक साथ उनका वर्णन किया गया है। तो हम आने वाले 1-2 वीडियोज में मुख्य जो दोष हैं 12, उनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहले आप लोगों को यहाँ एक एक करके इनके बारे में यह बता दें कि शब्द दोष कौन सा होता है, अर्थ दोष कौन सा होता है और रस दोष कौन सा होता है। तो पहला जो हमारा बिंदु है, ये चलेगा शब्द दोष। शब्द दोष, और शब्द दोष में हम लिखेंगे जिस काव्य रचना में शब्दों को लेकर जो दोष, शब्दों को लेकर जो दोष उत्पन्न होता है, उसे शब्द दोष कहते हैं। उसे शब्द दोष कहते हैं। जैसे
कात्यार्थी जब होगी, कात्यार्थी तब होगी ये तब है, मिलेंगे जब पिए आए। तो यहां पर जो ये शब्द है कात्यार्थी, ये बोलने में और सुनने में कड़वा सा प्रतीत हो रहा है, अर्थात कठिन प्रतीत हो रहा है, कर्ण कटु है। इसलिए इसमें श्रुति कटत्व, श्रुति कटत्व दोष है। कौन सा दोष है? श्रुति कटत्व दोष है। श्रुति कटत्व दोष है। तो ये सब किसके कारण हुआ है? शब्द के कारण हुआ है। अर्थात यहां पर अगर ये कृतार्थ होता कि कृतार्थ तब होगी, मिलेंगे तब पिए आए, तो ये इतना कड़वा कर्णकटु नहीं होता, तब इसमें ये दोष नहीं होता। लेकिन यहां कवि ने कात्यार्थी शब्द का प्रयोग किया है, कात्यार्थी तब होगी, मिलेंगे जब पिए आए, इसलिए इसमें श्रुति कटत्व दोष हो गया, क्योंकि ये सुनने में, कानों से सुनने में कड़वा प्रतीत हो रहा है। तो इस प्रकार की जहां परिस्थिति बनती है वहां पर यह शब्द दोष पाया जाता है। दूसरा है अर्थ दोष। अर्थ दोष, अर्थ दोष में लिखिए कि जहां कविता में ऐसे अर्थ का दोष हो, ऐसे अर्थ का दोष हो जो वास्तविक अर्थ वास्तविक अर्थ का पोषक नहीं हो। वहां अर्थ दोष होता है। कौन सा दोष होता है? अर्थ दोष होता है। पुनः देख लीजिए कि जहां कविता में ऐसे
अर्थ का दोष हो जो वास्तविक अर्थ का पोषक न हो, वहां अर्थ दोष होता है। जैसे देखिए, लीनो उर्गार्य पहाड़ विशाल, लीनो उर्गार्य पहाड़ विशाल, चालो ते ही काल विलंब न लायो। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज बेगी ला जाओ। ये पंक्ति दी गई है, लीनो उर्गार्य पहाड़ विशाल, चालो ते ही काल विलंब न लायो। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग ल जाओ। तो देखिए इसमें दोष कैसे उत्पन्न हुआ है ये हमको देखना है कि जहाँ कविता में ऐसे अर्थ का दोष हो जो वास्तविक अर्थ का पोषक न हो, वहाँ पर अर्थ दोष होता है। तो देखिए एक शब्द तो ये है खगराज और एक शब्द है मन को। इसमें ये दोष क्यों उत्पन्न हुआ है? क्योंकि मन की जो गति है वो खगराज अर्थात गरुड़, पक्षियों का राजा गरुड़, गरुड़ की गति से भी तेज है। इसलिए ये खगराज पहले आना चाहिए और मन बाद में आना चाहिए। इसलिए इसमें अर्थगत दोष उत्पन्न हो गया है, अतः यहां पर अर्थ दोष आ गया है। तो इस प्रकार की जहां पर स्थिति बनती है वहां पर अर्थ दोष होता है। और तीसरी स्थिति है वो है आपके रस दोष की। जिस कविता या रचना में शब्द दोषगत या अर्थ दोष के कारण रस के
अवयवों भाव विभाव अनुभाव के क्रम में बाधा उत्पन्न होती है, वह रस दोष होता है। वहां रस दोष होता है। जैसे देखिए मधुपान शीघ्र ही यथा समय पर यान विधान यथा समय पर यान विधान यौवन के रसकाल योग में काल रोग है अति बलवान। ये काव्य पंक्तियां दी गई हैं। करव प्रेम मधुपान शीघ्र ही यथा समय पर यान विधान यौवन के रसकाल योग में काल रोग है अति बलवान। तो देखिए जो ये पंक्तियां हैं, दोनों के दोनों पंक्तियां हैं, ये श्रृंगार रस की कविताएं हैं। किसकी कविता है? श्रृंगार रस की कविता है। श्रृंगार रस की कविता है। श्रृंगार रस की कविता होने के कारण इसमें प्रेम की बातें की गई हैं, और प्रेम की बातें जहाँ पर हो रही हैं तो वहाँ पर काल रोग का प्रयोग करना निरर्थक सिद्ध हो रहा है। अर्थात हंसी खुशी और प्रेम से आच्छादित बातों के बीच में मृत्यु की बात करना एक अटपटा सा महसूस हो रहा है। इस प्रकार की जहां पर परिस्थिति बन जाती है वहां पर रस दोष होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर श्रृंगार रस की कविता चल रही है और उसमें वीर रस का हम बीच में समायोजन करें, वीर रस से संबंधित शब्दावली का प्रयोग करें, तो वो कुछ अटपटा सा महसूस होता है। ऐसी कविता में रस दोष उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके भाव विभाव और अनुभाव या संचारी भावों का जो क्रम है वो व्यवस्थित नहीं रह पाता है, जिसके कारण इसमें रस दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो थी रसों के बारे में कि रस दोष कितने प्रकार के होते हैं। रस दोष 3 प्रकार के हुए।
कौन कौन से? शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। अब इस आधार पर पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किसी आचार्य ने रस दोषों की संख्या को 21 माना है, किसी ने 17 माना है, किसी ने 15 माना है, किसी ने 12 माना है और किसी ने 10 ही माना है। और अगर इनको अलग अलग लेकर के चलते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से जो अर्थ दोष हैं, शब्द दोष हैं, शब्द दोषों की संख्या अलग से 16 मानी गई है। अर्थ दोष हैं, उनकी संख्या अलग से 23 मानी गई है। तो इस प्रकार से 52 या 53 के करीब ये रस दोष बैठते हैं, कुल दोष बैठते हैं और इन सबका अध्ययन हम नहीं कर सकते। इसलिए व्याकरणाचार्यों ने जो प्रमुख प्रमुख दोष हैं उनको निकाल करके 12 की संख्या दी गई है। तो अगले वीडियो से ही हम नंबर 1 से ही जो रस दोष हैं उनको लेकर के चलेंगे। थैंक यू।